Hello and welcome on ZoneTech Online Education. Today friends, we will discuss Rajasthan Review 360 module truly based on BCTQ format, build concept through question. This module specially designed for your examination regarding state level exams and many others. हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा मॉड्यूल्स है वो BCTQ के फॉर्मेट पे है, जहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चंस के साथ उसके जो भी ऑप्शंस हैं उसके बैकग्राउंड में उसके कॉन्सेप्ट को समझाते हुए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, ये जो हिंदी मीडियम के साथ साथ ये बैच आपका इंग्लिश मीडियम में भी चलेगा, ये सेशन इंग्लिश मीडियम के साथ भी चलेगा और यहाँ पे आपको मैं बायलिंग्विस्टिक मेथड से हिंदी इंग्लिश के साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। 18 मई को आपको एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के फॉर्मेट के अंदर ये सेशंस चल रहा है रिगार्डिंग टैक और नॉन टैक। जो भी टैक क्लासेस हैं इंजीनियरिंग की और जो नॉन टैक हैं उसके अलग अलग आपके सेशंस यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो सेशन चल रहा है उसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो चीज़ें हैं इसके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सीरीज MCQ फॉर्मेट में चलेंगे और साथ में उसका हम सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन रेफर्स टू राजस्थान आर्किटेक्चर। हमारा ये जो पहला ये प्रश्न है वो राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित है, जिसके अंदर पर्टिकुलर फोर्ट आर्किटेक्चर या दुर्ग स्थापत्य कला उससे संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई वन एंड ओनली फोर्ट विच वाज बेस्ड ऑन इस्लामिक आर्किटेक्चर मैनर एंड रिलेटेड टू फर्स्ट एवर ट्रेड रिलेशन विद ब्रिटिशर्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऐसा फोर्ट के बारे में बताइए जो ट्रूली इस्लामिक स्थापत्य कला पर निर्भर हो। यहाँ पे लिखा है विच बेस्ड ऑन इस्लामिक आर्किटेक्चर मैनर, जो भी इस्लामिक स्थापत्य कला है उस पर निर्मित हो और सबसे पहले जहाँ पर व्यापार संबंध के बारे में, ब्रिटिशर्स के साथ व्यापार संबंध के बारे में भी उसका संबंध रहा हो, यानी जो ट्रेड रिलेशन रहा हो ब्रिटिशर्स के साथ, ऐसा आपको कौन सा फोर्ट है आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन रेफर्स टू राजस्थान आर्किटेक्चर इन स्पेशल रेफरेंस टू फोर्ट आर्किटेक्चर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, रणथंबोर फोर्ट, मैगजीन फोर्ट, थर्ड है सिवाना फोर्ट और फोर्थ है आमेर फोर्ट। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसा कौन सा दुर्ग है या किला है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक स्थापत्य कला पर निर्मित हो और साथ ही उसका संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड रिलेशन पे हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश हुकूमत थी उसके साथ व्यापार समझौते के साथ भी इसका संबंध मिलता हो। 4 किले हैं, रणथंबोर, मैगजीन, सिवाना, आमेर। आपको इसमें से राइट ऑप्शन लगाना है। तो आप अगर देखेंगे राइट ऑप्शन, रणथंबोर फोर्ट तो इसके अंदर नहीं है, दूसरा सिवाना फोर्ट भी नहीं है राइट, और आमेर फोर्ट भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका है मैगजीन फोर्ट। दिस इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट फोर्ट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे मैगजीन का जो किला है वो एक तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर है, जो इस्लामिक स्थापत्य कला पर बना हुआ है और साथ ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड रिलेशन की भी फैक्ट इससे ही जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करते हैं मैगजीन फोर्ट के बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं मैगजीन फोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन अजमेर। जो आपका मैगजीन का किला है वो अजमेर में स्थित है। दूसरी बात है कि मैगजीन फोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट इन राजस्थान, सिचुएटेड इन अजमेर, एंड दिस फोर्ट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट दैट is based on truly Islamic architecture. It's one and only fort in Rajasthan which was made up on truly Islamic architecture. Second things, this fort is also known as Daulat Khana. Next, this fort is also importance in historic battleground about Haldi Ghati. Akbar had planned a Haldi Ghati strategy in this fort, and Sir Thomas Roe is from East India Company had first meeting with Jahangir in this fort, and Jahangir read out Farman and permitting East India Company to trade relation with Britishers. This fort is situated in Ajmer. Second, truly based on Islamic architecture. Third things, this fort is also known as Daulat Khana.
This fort is also important for Akbar's planning Haldi Ghati battle. In this fort, Akbar had planning strategy about Haldi Ghati battle. You know about Maharana Pratap versus Akbar. Next things, Sir Thomas Roe. Sir Thomas Roe had first meeting in this fort Jahangir, the duration of Jahangir, and Jahangir read out फरमान and permitting to trade with East India Company. तो ये जो हम मैगजीन के किले के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम किले में बात कर रहा हूँ कि मैगजीन का किला राजस्थान का महत्वपूर्ण दुर्ग है, ये अजमेर के अंदर स्थित है और इसका जो निर्माण है वो अकबर ने किया था. इट वॉज बिल्ट बाय अकबर इन 1570 टू ऑनर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती. आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण करता है वो अकबर है. अकबर इन 1570 सेंचुरी in respect to or honor to ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती. इसका निर्माण अकबर ने किया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में. इसे अकबर का इसके अंदर दौलत खाना भी कहा जाता था. राजकोष यहाँ पे संग्रहित होता था, इसे दौलत खाना भी कहा जाता. और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर या मुस्लिम स्थापत्य कला पर निर्मित है. दूसरा हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध के लिए जो योजना बनी थी वो भी इसी दुर्ग में अकबर द्वारा बनाई गई थी. और फिफ्थ पॉइंट है कि सर टॉमस रो है जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे व्यापार के लिए आए थे, उसको अनुमति इसी दुर्ग के अंदर जहांगीर ने यहाँ पर व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी. तो ये फैक्ट है आपके मैगजीन फोर्ट के संबंधित और आपका राइट आंसर है यहाँ पे मैगजीन फोर्ट. साथ में हम कुछ दूसरे फोर्ट के बारे में देखते हैं जो यहाँ पे ऑप्शंस में है, उसे कंसेप्ट को भी समझेंगे दूसरे फोर्ट क्या है. जैसे यहाँ बात की गई है रणथंभौर फोर्ट. रणथंभौर फोर्ट के बारे में समझते हैं अपन कि ये जो रणथंभौर फोर्ट है आप कोई भी दुर्ग पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसकी लोकेशन देखो, लोकेशन का है. तो ये हम जानते हैं इसकी लोकेशन रणथंभौर फोर्ट की है सवाई माधोपुर में. दूसरा आप देखिए इसका टाइप ऑफ फोर्ट क्या है, इसका प्रकार क्या है. तो यह जो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग है, यह दुर्ग एक गिरी दुर्ग है जो हिल फोर्ट है उसके अंदर काउंट होता है. गिरी दुर्ग है या इसे एरन दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर सराउंडेड बड़े बड़े पत्थरों के बॉर्डर, कंटीली झाड़ियाँ इस तरीके से सुरक्षा देती है. यह एक एरन किला या गिरी दुर्ग के अंदर क्लासिफाइड है. तीसरी चीज हम देखेंगे इसका वास्तविक नाम रणथंभौर का है रणतहपुर, इसका वास्तविक नाम है, या इसे रणस्तंभपुर भी कहा गया है. रणस्तंभपुर. रणस्तंभपुर का मतलब समझिए, एक तो शब्द है रण और स्तंभ. कहने का मतलब रण की घाटी में स्थित किला, इसे कहा गया है रण की घाटी में स्थित किला. एक्चुअली ये जो फोर्ट है वो जिस पहाड़ी पे है ये है स्तंभ और उसके नीचे की जो पहाड़ियां हैं ये है रण, यानी ये रण की घाटी, ये वैली है और ये स्तंभ है जिसके ऊपर यहाँ पे ये फोर्ट स्थित है. इस तरीके से रणथंभौर फोर्ट है रणस्तंभपुर. अब इसका निर्माण के लिए अलग अलग हिस्टोरिकल अलग अलग बताते हैं कि सम सेज फ्यू सेज अबाउट दैट दिस फोर्ट बिल्ट बाय रणथंभन देव और दूसरे कहते हैं कि इसका निर्माण है वो चौहान शासक जयंत द्वारा हुआ है. अब रणथंभौर किले के बारे में आप ये भी जानते हैं यहाँ पे पहला साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1301 और यहाँ पे हम्मीर देव थे और रानी जो रंग देवी थी उन्होंने जल जौहर किया था. एक तो फैक्ट इस किले के अंदर ये है. दूसरा, कोई भी आप फोर्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ उसकी जो संरचना है, स्मारक है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है. तो रणथंभौर किले के अंदर आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है एक तो तोरण दरवाज़ा, दूसरा आता है नौलखा दरवाज़ा, फिर आता है जोगी महल, अभी आरटीसी की होटल है वहाँ पे, उसके बाद एक सुपारी महल और एक है जेत सिंह की छतरी जो राणा हम्मीर ने अपने पिता की स्मृति में बनवाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है. ये जो बेसिक फैक्ट हैं वो आपके रणथंभौर फोर्ट के बारे में. दूसरा, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर फोर्ट देखा था उसका नाम है सिवाना फोर्ट. अब जो आप सिवाना फोर्ट देख रहे हैं ये सिवाना फोर्ट है आपके बाड़मेर में.
दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन बाड़मेर, और बाड़मेर के अंदर भी जो 56 की पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर एक हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ की सीरीज़ है, उसके ऊपर हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, हल्देश्वर हिल्स पर ये सिवाना फोर्ट है। सिवाना फोर्ट आप जानते हैं 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, 56 के मैदान आपके प्रतापगढ़ कांठल प्रदेश में। जो 56 की पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो हल्देश्वर की पहाड़ी है स्पेसिफिक, उस पर ये किला स्थित है, सिवाना फोर्ट। इस सिवाना फोर्ट को कहा जाता है जालोर की कुंजी, की ऑफ जालोर, और इसे और मारवाड़ की संकटकालीन या शरण स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी, जैसे आप मेवाड़ की शरण स्थली आपने पढ़ा था, कुंभलगढ़ फोर्ट है, जहाँ पे तत्कालीन जो राजा थे जैसे महाराणा प्रताप है, उदय सिंह, उनको शरण मिलती थी कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पे। वैसे ही जो मारवाड़ के अंदर ये जो किला है, इसे मारवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। जैसे रावचंद्र सेन इसमें आकर ठहरे थे, तो ये मारवाड़ की शरण स्थली है। दूसरी बात, आप सिवाना दुर्ग को कहा जाता है कुमट दुर्ग। कुमट दुर्ग मतलब यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो कुमट झाड़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो एक तरीके से इस आल्सो नोन एज कुमट फोर्ट। और दूसरा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था, यहाँ पर 2 साके हुए आपको पता है, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और सांतल देव के साथ, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस सांतल देव, और दूसरा हुआ था यहाँ पे उदय सिंह वर्सेस यहाँ पे कल्याण दास या कल्ला। ये 2 साके हुए थे, वो इस फोर्ट से संबंधित है। और बाद में आपने समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जीतकर कर दिया था खैराबाद। तो ये आपका हो गया सिवाना दुर्ग। दूसरा हमारा ऑप्शन में था आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट की बात करते हैं। आमेर फोर्ट की बात करते हैं तो इट्स सिचुएटेड इन जयपुर, और ये जो फोर्ट है इट्स टाइप ऑफ हिल फोर्ट, जो गिरी दुर्ग है उसका एक प्रकार है। अब ये जो आमेर है, इसका पहला नाम था, पहले इसे कहा जाता था अंबिकापुर, आम्बेर, यह नाम था, और ये एक्चुअली अम्बरीश ऋषि की तपोभूमि के कारण इसका ये नाम था। अब हम आमेर फोर्ट के अंदर आते हैं तो इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किया गया है। अब इसके अंदर कुछ संरचना है, स्मारक है, वो आप समझिए। जैसे इसके अंदर है एक तो दीवान आम, दीवान ए आम, दूसरी चीज है दीवान खास, दीवान खास, थर्ड है जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, फिफ्थ है सुहाग मंदिर, फिर आपने इसमें देखा होगा मावठा झील, केसर क्यारी। ये जो चीज़ है ये आपको आमेर किले के अंदर देखने मिलेगी, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा हुआ है। और यहाँ पे आपको दीवान आम मिलेगा। जैसे आप आमेर के अंदर जाओगे, राइट हैंड साइड शिला माता का टेम्पल है, जब आप उसके बाद मेन दरवाजे से होकर आप एंट्री करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड दीवान आम मिलेगा। दीवान आम सी शब्द से स्पष्ट है, आम लोग जो कॉमन पीपल है उनकी जो मीटिंग होती थी, जहाँ पे राजा देखते, मिर्जा राजा जय सिंह है, वो बैठ के उसको सॉल्यूशन करते, उनको सुनते, उनकी जो समस्या है वो दीवान आम है। इसमें 40 पिलर्स लगे हुए हैं। उसके बाद दीवान खास, दीवान खास मतलब जो खास विशिष्ट लोग हैं, जैसे सामंत है, राजा हैं, जागीरदार, ठिकानेदार, ये आते थे और इनके साथ इनकी जो चर्चा होती थी, डिस्कशन होता इश्यूज़ पे, वो आपके दीवान खास में होता था। इस दीवान खास में कांच का काम भी किया गया, मिरर वर्क भी है, जिसलिए इसे यहाँ पे शीश महल भी है। थर्ड चीज़ है जगत शिरोमणि मंदिर। ये जो जगत सिंह पुत्र की याद में महारानी जो कनकावती थी, उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया, जहाँ पे मीरा जो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी उसकी मूर्ति यहाँ पे जगत शिरोमणि मिलेगा। उसके बाद आप मावठ देखेंगे, मावठा झील है वहाँ पे, जो आपके जस्ट आप एंट्री लेते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड ही आपको मावठा झील मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे केसर क्यारी, यहाँ केसर का उत्पादन किया था। फिर यहाँ से वो जो हवा ऊपर की ओर आती थी सुगंधित, वो राजा वगैरह ये जो राजवंश रहा था उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट था। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो आपको आमेर के अंदर मिलेगी। मैंने आपको पढ़ा दिया रणथंबोर फोर्ट, सिवाना फोर्ट एंड आमेर फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं जो हमने मैगजीन का किला पढ़ा वो इस तरीके का आर्किटेक्चर है, इस ट्रूली इस्लामिक आर्किटेक्चर। आपने देखा होगा एक तरीके से ये आर्च बनी हुई है, मेहराब, उसके बाद यहाँ पे ये एक तरीके से मीनार की तरह है। और ये जो स्ट्रक्चर है इस्लामिक आर्किटेक्चर का ट्रूली, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है या दुर्ग है वो यहाँ पे ट्रूली बेस्ड ऑन इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो एक तरीके से मुस्लिम स्थापत्य कला पर निर्मित है, जिसका निर्माण अकबर ने कराया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। इसे दौलत खाना भी कहा गया है। साथ ही यहाँ पर सर टॉमस रो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो यहाँ पर जहांगीर के
शासनकाल में आए थे, जिसने जहांगीर ने यहाँ पे उनको फरमान जारी किया था, व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। तीसरी बात, यहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति है वो भी अकबर द्वारा इसी दुर्ग के अंदर निर्मित हुई है। तो ये कुछ फैक्ट है इस मैगजीन फोर्ट के अंदर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू राजस्थान ज्योग्राफी, स्पेशली रिवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट टू सूची सेकंड। यहाँ पे आपको दिए गए त्रिवेणी संगम और दूसरा है नदियाँ। जब आप राजस्थान की रिवर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अरावली माउंटेन रेंज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। इट्स बाइसेक्ट रिवर्स दैट ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल और अरावली अरेबियन सी। यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है वो एक तरीके से विभाजन का कार्य करती है, जिसके साथ कुछ नदियाँ हैं वो एक तरीके से ड्रेन होती हैं आपकी अरेबियन सी में, और कुछ होती है बंगाल की खाड़ी में, जो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। इस तरीके से यहाँ पे नदियाँ हैं, और नदियों के अलग अलग जो संगम स्थल है उसके बारे में लोकेशन है, और कौन कौन सी नदियाँ हैं उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप जानते हैं जो बिगोद भीलवाड़ा में आता है, और यहाँ पे बनास बेड़च मेनाल रिवर का यहाँ पे संगम है। राजमहल, अब राजमहल भी बनास डाई खारी नदी का संगम है। रामेश्वर घाट, ये भी बनास चंबल सीप का संबंध है, और बेणेश्वर में सोम माही जाखम। तो ये भी 1 2 3 4 हैं, ये इसके राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये एक तरीके से त्रिवेणी संगम और नदियाँ हैं। जैसे आप बेणेश्वर देखेंगे, ये कहाँ आता है, डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में एक सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी। सोम नदी, माही नदी आप जानते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको माही नदी याद रखना है, जो एमपी के विंध्याचल पर्वत से आती, मेहत झील से और बांसवाड़ा के खांडू से प्रवेश होती है, और यहाँ पे सोम और जाखम मिलती है। जाखम आपके प्रतापगढ़, और सोम नदी आती उदयपुर से। ये जो मिलके आपके यहाँ बेणेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम मिलाते हैं। उसके बाद रामेश्वर घाट में बनास चंबल सीप, बनास आप जानते हैं वन की आशा, खमनोर पहाड़ी। फिर उसके बाद चंबल आप जानते हैं जनापाव की पहाड़ी से, और यहाँ पे सीप नदी मिलती है। उसी तरह बनास बेड़च मेनाल, ये आयट नदी उदय सागर झील के बाद इसे बेड़च कहा जाता है। ये इस तरीका का जो संगम है ये आपको याद रखना है, किस रिवर पे कौन सी लोकेशन पे कौन सा संगम स्थल है। जैसे बनास बेड़च मेनाल भीलवाड़ा के अंदर ये संगम होता है, बनास बेड़च मेनाल का। उसके बाद सोम माही जाखम का बेणेश्वर में, और बनास चंबल सीप का आपके सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वर घाट। अगर हम कुछ रिवर के बारे में फैक्ट देखते हैं कि राजस्थान की रिवर किस तरीके से है, इसको किस तरीके से अलग अलग किया गया है, यानी कौन से पार्ट में कौन सी रिवर है, ईस्टर्न कौन सी है, वेस्टर्न कौन सी है, इस रिवर के बारे में आएंगे। इसके अंदर आप रिवर के बारे में बात करते हैं तो आपको स्पेशली समझना है कि राजस्थान में जो प्रवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र है, वो 3 प्रकार से क्लासिफाइड है। पहला होगा रिवर दैट ड्रेन्स इन अरेबियन सी, सेकेंड रिवर दैट ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल, एंड थर्ड है रिवर विथ इनलैंड ड्रेनेज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में मर्ज होने वाली या डिस्चार्ज होने वाली नदियाँ, दूसरी अरब सागर के अंदर, और थर्ड है जो अंतर्वर्ती नदियाँ हैं। ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन राजस्थान की नदियों के बारे में मिलता है। कुछ हम फैक्ट पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या क्या फैक्ट हैं। चूरू एंड बीकानेर आर द डिस्ट्रिक्ट इन द राजस्थान वेयर देयर आर नो रिवर्स। आप सभी को पता है चूरू और बीकानेर के अंदर कोई नदियाँ नहीं है। सेकंड है बनास के बारे में आप बात की जा रही है। बनास इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग कम्प्लीटली इन द स्टेट एंड रिवर विद मैक्सिमम वाटर इनटेक। यहाँ जो बनास है वो सबसे लंबी नदी है। और दूसरा, अगर हम सतही जल के बारे में देखेंगे तो इसके अंदर आएगी चंबल रिवर। ये जो चंबल रिवर है ये यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है पूर्ण सतही जल इसके अंदर, हाईएस्ट सरफेस वाटर मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे कोटा डिवीज़न ऐसा है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स हैं। जो कोटा डिवीज़न है, कोटा संभाग में देखेंगे जहाँ नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और चूरू बीकानेर है जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं। थर्ड चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जो लूनी रिवर है, बनास और लूनी रिवर है, ये एक तरीके से 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लो करती है। 6 जिलों के अंदर इनका अपवाह है बनास और लूनी का। और आपकी देखेंगे चंबल रिवर है, ये चंबल रिवर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रिवर है जो इंटर स्टेट बॉर्डर का निर्माण करती है। आपने देखा होगा जहाँ चंबल बहती है, एक तरफ राजस्थान है और एक तरफ एमपी है, और ये बॉर्डर बनाती लगभग 274 किलोमीटर के अराउंड ये बॉर्डर बनाती है चंबल नदी। जनापाव की पहाड़ी आपने पढ़ा होगा, राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है, फिर कोटा 12, फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, ऐसे करके ये लास्ट टाइम जाके इसमें मर्ज होती है यमुना के अंदर। तो ये एक तरीके से रिवर का
थीम है, रिवर का एक बैकग्राउंड है जहाँ पे आपको समझ में कुछ फैक्ट आ रहे होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आता है कि किस नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी है और कौन सी नदियों के संगम पर किले हैं। तो जैसे हम जानते हैं गागरोन का किला, ये सब आप सब जानते हैं, ये झालावाड़ के अंदर है गागरोन फोर्ट। और ये जो रिवर है आहू और काली सिंध, ये आहू और काली सिंध के संगम स्थल पर ये गागरोन का किला या गागरोन फोर्ट है। अब ये बात आप समझते हैं, आहू और काली सिंध ये कहाँ से निकलती है, आपको पता होगा। काली सिंध देवास और आहू सुसनेर से निकलती है। आहू झालावाड़ के कहाँ से, रायपुर से एंट्री लेती है, और काली सिंध है वो आपके नंदपुर से लेती है, और काली सिंध रायपुर से एंट्री लेती है। तो गागरोन के किले के अंदर आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर। दूसरा है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पे है। थर्ड है शेरगढ़ दुर्ग। ये शेरगढ़ दुर्ग है, ये परवन नदी के संगम स्थल पर है। फोर्थ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये गंभीरी बेड़स नदी के संगम स्थल पे। फिफ्थ है मनोहर थाना दुर्ग, ये परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम स्थल पर है। और गढ़ पैलेस कोटा है वो चंबल नदी के किनारे। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर हमेशा आपसे पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग अवस्थित है। अगर हम थोड़ा दुर्ग के बारे में देखें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे गागरोन फोर्ट। गागरोन फोर्ट आप जानते ही हैं, गागरोन फोर्ट सिचुएटेड इन झालावाड़ और एक तरीके इट्स टाइप ऑफ वाटर फोर्ट, इसे जल दुर्ग या औदक दुर्ग भी कहा गया है। तीसरी बात, जो गागरोन का किला है उसमें आपको ऐसा एक फैक्ट याद रखना है कि एकमात्र ऐसा किला है जो सीधे चट्टान पर है, विदाउट एनी बेस। ये आपका गागरोन का किला, इसमें आपको पिपा जी की छतरी, ये सब चीज़ें भी आपको इसमें मिलेंगी। दूसरा है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है, ये चित्तौड़ के अंदर है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारी या बिजनेसमैन ट्रेडर्स ने किया। यहाँ पर जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किया था भैंसा शाह नामक एक व्यापारी, एक बिजनेस ट्रेडर से भैंसा शाह। इन्होंने इसलिए किया था कि उस जो वे है, पाथवे है, वहाँ से इनका काफ़िला गुजरता था। इनका जो ट्रेड रूट है वो एक्चुअली वही उनका ट्रेड रूट था। और इसी व्यापार दूर से जाने पर जो डेकॉइट्स हैं या लुटेरे हैं वो यहाँ पर लूट वगैरह करते थे। इससे बचने के लिए यहाँ पर एक फोर्ट बनाया जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने किया। और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल बामनी पर। गागरोन का किला आप जानते ही हैं, इसका निर्माण किसने किया था, बिजल देव ने। इसे धुलकोट भी कहा गया है, डोडगढ़ भी कहा गया है, गागरोन का है। उसके बाद है शेरगढ़ दुर्ग। ये जो शेरगढ़ दुर्ग है ये परवन नदी पर है। शेरगढ़ दुर्ग आपका आता है बारां के अंदर, जो बारां डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शेरगढ़ दुर्ग आता है। इट्स आल्सो टाइप ऑफ हिल फोर्ट या गिरी दुर्ग का ये प्रकार है। अब शेरगढ़ दुर्ग के बारे में हम बहुत कम ऐसी प्रमाणिक इतिहास के अंदर जानकारी मिलती है इसका निर्माण किसने किया है, पर शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण बेसिकली नागवंशीय राज शासकों ने किया है। और यहाँ पे एकमात्र ऐसा दुर्ग मिलेगा आपको शेरगढ़ जिसके अंदर बौद्ध विहार और बौद्ध मठ आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, ये शेरगढ़ है इसका नाम कोशवर्धन दुर्ग भी कहा गया है। ये जो शेरगढ़ है ये एक तरीके से कोशवर्धन दुर्ग भी है। कोशवर्धन दुर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस पहाड़ी पर स्थित है इसका नाम कोशवर्धन है। और साथ ही यहाँ पर शेरशाह सूरी का जो मालवा अभियान होता है तो इसलिए जब जीत लेते हैं शेरशाह सूरी तो इसका नाम शेरगढ़ कर लेते हैं। ये हो गया शेरगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप जानते ही हैं, राजस्थान का गौरव, दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार। तो ये जो आपका गढ़ों का सिरमौर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया था। और इसका जो निर्माण है वो गंभीरी बेड़स नदियों के निकट किया गया। मैसा का पठार आपने देखा होगा। उसके साथ आपने चित्तौड़गढ़ में कुंभ का मंदिर है, मीरा मंदिर है। साथ में आपने विजय स्तंभ, जिसका निर्माण किसने किया था, सारंगपुर युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी के साथ 1437 में जीत के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया। कीर्ति स्तंभ है वहाँ पर जो महाराणा कुंभा की वीरता शौर्यता का बखान करते हैं। ये सब चीज़ें आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलेगी। दूसरा है मनोहर थाना दुर्ग, परवाना और खालीखाड़ में। और कोटा है जो चंबल नदी जो जनपा पहाड़ी से निकलती है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा किस नदियों के संगम पर कौन से दुर्ग हैं और उन दुर्गों के बारे में कुछ स्पेशल फीचर जो स्पेशल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर इसी नदियों से संबंधित आपको अभ्यारण्य सेंचुरी भी आपको देखनी है। कौन सी नदियों से संबंधित कौन सी सेंचुरी अभ्यारण्य है, सेंचुरी एंड रिवर। जैसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य आपके चंबल नदी पर है। जवाहर सागर अभ्यारण्य ये भी चंबल पर है। शेरगढ़ आपके परवन नदी पे शेरगढ़ अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य औरई व बामनी के संगम पे। और भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी। यानी कहने का मतलब जब आप रिवर पढ़ते हैं, कोई भी रिवर वो आप पढ़ रहे हैं
सबसे पहले देखो इसका ओरिजिन कहाँ से, यानी इसका उद्गम स्रोत कहाँ से। ओरिजिन के बाद देखो कि इनका जो ड्रेनेज है या डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। फिर आपको पढ़ना है उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, टोटल कितनी है और कितनी टोटल है राजस्थान के अंदर। साथ में आपको देखना है इसके जो स्पेशल फीचर्स इस रिवर के क्या क्या हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ट्रिब्यूटरी राइट हैंड साइड कौन सी आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी सहायक नदी आ रही है, इस तरीके से आपको देखना है। और फाइनली आपको देखना है डिस्चार्ज किस में होती है, यानी इसका जो निकास है वो कहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा चंबल नदी फिर यमुना नदी में मर्ज हो जाती है, या फिर आप देखेंगे साबरमती इधर जाके खंबात की खाड़ी में ईस्टर्न पार्ट में जाके मर्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। ये चीज़ें आपको रिवर के बारे में पढ़ना है। रिवर के साथ आपको ये भी पढ़ना है कि इसके ऊपर कौन से फूड जो इम्पोर्टेंट है जो नदियों के संगम पर है। दूसरा, नदियों के बारे में आपको पढ़ना है जो भी त्रिवेणी संगम है, जैसे बेणेश्वर है, रामेश्वर है, ये जो त्रिवेणी संगम पढ़ना है। और साथ में आपको ये भी देखना है कि इस नदियों से संबंधित कौन से अभ्यारण्य हैं। तो एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है रिवर का। अगर रिवर का हम देखें इस मैप के अंदर आप देखेंगे इस मैप के अंदर तो आपको बहुत सारी रिवर देखेंगे। जैसे आप यहाँ लूणी नदी देख रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे चंबल है, इधर से आहू एंट्री कर रही है, ये है परवन रिवर है। फिर आप यहाँ से देखेंगे इस बांसवाड़ा के खांदू से आके माही नदी यहाँ पर एंट्री कर रही है। फिर यहाँ ये साबरमती नदी है, वो यहाँ से होती हुई ये गुजरात की ओर मूव हो रही है। पश्चिमी बनास है। इस तरीके से बहुत सारी रिवर्स हैं, रिवर्स का नेटवर्क है राजस्थान के अंदर। और ये आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितने किलोमीटर कौन सा ट्रिब्यूटरीज ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा इन राजस्थान इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे पूछा गया है कृषि के प्रकार। और उस कृषि के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशली पूछा गया है वालरा एग्रीकल्चर या वालरा कृषि। ये कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता दूं, वालरा इन राजस्थान इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ड्राई एग्रीकल्चर, मोस्ट ह्यूमिड एंड एरिड एंड माउंटेन एग्रीकल्चर। ये आपसे पूछा गया है वालरा क्या है। बेसिकली वालरा कृषि एक स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। जो वालरा एग्रीकल्चर इस टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो शिफ्टिंग होती है वो कल्टीवेशन ये आपकी वालरा कहलाती है। अब हम समझते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। जैसे अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ, उसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आपको डायग्राम मिल सकता है। जैसे आप इस पिक्चर को देख के समझ में आ गया होगा आपको, फोटो को देख के, कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है या स्थानांतरित कृषि क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहा जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, झूम कृषि। झूम कृषि या झूम कल्टीवेशन। दूसरा, इसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या इसे हिंदी में कहें कर्तन एवं दहन कृषि। ये जो नाम है ये एक तरीके से स्थानांतरित कृषि। अगर हम स्थानांतरित कृषि के बारे में समझेंगे तो काफ़ी प्रिमिटिव, आदिम है। काफ़ी समय से, जब से मनुष्य का एग्रीकल्चर के संबंध में रुझान शुरू हुआ है प्राचीन काल से, तब से शिफ्टिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि हो रही है। और आज भी जो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे तो अभी भी ये चीज़ें हो रही है, जहाँ गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया है ड्यू टू एनवायरमेंटल डिसबैलेंस। तो यहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि है उसका किस तरीके से होता है, एक तरीके आदिम कृषि है जिसके अंदर कुछ समय तक पृथ्वी के ये जो भूमि है, धरातल है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर कुछ समय बाद इसको छोड़ दिया जाता है। जब तक उसके अंदर सॉइल के अंदर फर्टिलिटी और उर्वरा शक्ति है तब तक वहाँ पे खेती की जाती है। फिर इसको पड़त छोड़ दिया जाता है, फिर वापस इसके अंदर फर्टिलिटी आती है, फिर ऐसे करते हैं। इस तरह से शिफ्टिंग करते रहते हैं। जैसे आपने इस इमेज में देखा होगा, ये वाला पोर्शन है, इसको एक तरीके से स्लैश और बर्न किया गया है। फिर वापस वहाँ पे छोड़ देंगे कुछ समय बाद, फिर वापस वहाँ पे प्लांट्स वगैरह फिर ग्रो हो जाते हैं, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। So we can say that shifting cultivation is a primitive type of agriculture in which tree and vegetation are first to be cutted, and then the area, clean area, is plowed with equipment and seeds are sown as long as the fertility in the soil, and this land cultivated, after this land is left on which tree। and कुल मिला के मतलब ये है कि जो हमारा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि बहुत आदिम प्रकार की कृषि है।
फर्स्ट में कुछ भूमि का भाग है, उस पर खेती की जाती है, उसके बाद उसमें उसे कुछ समय के लिए रहने दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, वहाँ की ऐश हो जाती है, राख वगैरह देखा होगा आपने, ये गाँव में भी बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो स्थानांतरित कृषि एक प्रकार की आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पति को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरा विद्यमान रहती है, जब तक फर्टिलिटी है, तब तक भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। ये है एक तरीके से शिफ्टिंग, जिसका अलग अलग, जैसे आप ब्राज़ील में कहेंगे इसको रोका, हर जगह अलग अलग नाम है। हमारे राजस्थान में इसको वालरा, दजिया, चीमाता, अगर आप उड़ीसा में जाएंगे इसका नाम अलग है, आंध्र प्रदेश में इसको पोडलू, ऐसे अलग अलग नाम है हर जगह अलग अलग के। तो हम इसके बारे में यहाँ समझ चुके हैं स्थानांतरित कृषि क्या है। अब हम स्पेसिफिक आते हैं वालरा कृषि। एक्चुअली जो वालरा कृषि है वो हमारी जो राजस्थान की जनजाति गरासिया उससे संबंधित आती है, या आदिवासी भीलों से संबंधित है, ट्राइबल्स के लिए है ये, जो अरावली पर्वतमाला के साइड में रहते हैं। तो ये जो वालरा कृषि एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि, इट्स आल्सो टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के उदाहरण के साथ आप देखेंगे कि अगर जो जनजाति है, भील जनजाति है, उसके साथ अगर प्लेन के अंदर, मैदान के अंदर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दजिया, और जो हिल माउंटेन, जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, उसे कहा जाता है वालरा। यानी हम समझ सकते हैं कल्टीवेशन डन बाय भील ट्राइब इन अ प्लेन रीजन इज नोन एज दजिया। अगर आप मैदानी क्षेत्र के अंदर जो भील जनजाति द्वारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दजिया। और जो झूमिंग कल्टीवेशन डन बाय देम ऑन माउंटेनियस रीजन, अगर माउंटेन रीजन के अंदर स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहा जाता है चीमाता। ये दजिया और चीमाता के अंदर डिफरेंस है। और ये जो वालरा की बात बताई, तो वालरा एक्चुअली जो राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में प्रसिद्ध है। और वालरा, इसको भी कहा जाता है झूमिंग कृषि। ये भी है तो स्थानांतरित कृषि है। वालरा एक तरीके से स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि है। और जैसे हमने देखा होगा हमारे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम है, जैसे आपने फॉरेन में अलग अलग नाम देखे होंगे, उसी तरीके से बस हमारा जो एरिया है उसके अंदर इसको वालरा कहा जाता है। दूसरी बात, हमारे जिस एरिया के अंदर राजस्थान के जो भील ट्राइब द्वारा जो मैदानी भागों में कृषि की जाती है वो हो जाता है दजिया। और इन्हीं भीली जनजाति द्वारा अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इसे झूमिंग कृषि की जाती है उसे चीमाता कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, वालरा एक प्रकार से झूमिंग कृषि है, दजिया जो मैदानी भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, और जो चीमाता है वो एक तरीके से जो माउंटेनियस हिली एरिया है वहाँ पे जो कृषि की जाती है वो उसका पार्ट होता है चीमाता। दूसरी बात हम बात करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। एग्रीकल्चर जो शब्द है वो बना है, एग्री मतलब सॉइल और कल्चर मतलब उसको फॉर्मेशन करना, फार्मिंग करना, इससे मिलकर बना होता है एग्रीकल्चर शब्द। जैसे आपने पढ़ा है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तो हम डिस्कशन यहाँ कर ही चुके हैं। एक तरीके से लैंड को यूज़ किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है, ये तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। एक दूसरा है, इसके अंदर आपने देखा होगा मिक्स्ड फार्मिंग, जिसे कहते हैं मिश्रित कृषि, जिसके साथ क्या है, फसल के साथ साथ पशुपालन, लाइव स्टॉक भी साथ साथ किया जाता है। तीसरा आता है इसके अंदर कंटूर एग्रीकल्चर या कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग में क्या होता है, जो सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदाशरण, जो भी आपका सॉइल इरोजन है उसको रोक कर वहाँ पे आपके जो हिली एरियाज हैं, जैसे आपने देखा होगा आसाम है, कर्नाटक के जो हिल स्टेशन है वहाँ पे कंटूर की जाती है। उसके बाद स्ट्रिप फार्मिंग आता है। स्ट्रिप्ड मतलब क्या, अलग अलग पट्टियाँ बना देती है, इसे हिंदी में कहता है पट्टीदार कृषि। पट्टियाँ अलग अलग बना दी जाती हैं एक तरीके से हिल के ऊपर, जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह आपने देखा होगा, चाय वगैरह, इसका जो प्रोडक्शन होता है। यानी बेसिक इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे सॉइल इरोजन ना हो और पानी यहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना यहाँ पे ठहरे। उसके बाद एक आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग मतलब क्या है, एक वर्ष के अंदर 4 बार फसलें ले लेना। ये अलग अलग पैटर्न है फार्मिंग के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग एक्सकेवेशन साइट सिल्वर पंचमार्क हैज बीन फाउंड? फर्स्ट है कालीबंगा, सेकंड आहड़, थर्ड गणेश्वर, फोर्थ बेराट। यू हैव 5 seconds, check it out, right answer.
सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बेराट। बेराट के अंदर चांदी की जो पंचमार्क कॉइन्स है या मुद्राएं हैं वो आपको यहाँ प्राप्त हुई हैं। ये आपको ये क्वेश्चन है वो रेफर्स करता है राजस्थान के जो इतिहास के स्रोत हैं वहाँ की ओर, जो आपका हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वहाँ की ओर ये ले जाता है। और आप समझते हैं पंचमार्क इसको, ये क्या चीज़ है। ये जो पंचमार्क का मतलब क्या है, राजस्थान में जो पुरातात्विक इन आर्कियोलॉजिकली आप देखें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसे पंचमार्क या आहत का सिक्का कहा गया है, नंबर 1। दूसरे, आप अगर सिक्कों के बारे में देखेंगे तो सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा, अगर आप कोई भी पंचमार्क के सिक्के देख रहे हैं तो एक तरीके से इन सिक्कों पे, जैसे आपने सिक्का देखा है, या तो इसके ऊपर कोई वृक्ष का चित्र होगा, ट्री होगा, या इसके ऊपर मछलियाँ का चित्र होगा, या कोई किंग है, राजा का चित्र होगा। इस तरीके से इसके ऊपर कुछ आकृतियाँ हैं वो यहाँ पे उत्कीर्ण की जाती हैं या इसके ऊपर डिपिक्ट की जाती है कि पर्टिकुलर पंचमार्क कॉइन पर। दूसरा, पंचमार्क कॉइन के बारे में आप ये भी बात कर सकते हैं कि ये जो पंचमार्क या तो होंगे कॉपर के या होंगे सिल्वर के। इन दो से बने होते हैं, मैक्सिमम कॉपर और मैक्सिमम सिल्वर के बने होते हैं। और गोल्ड के अब तक कोई पंचमार्क, स्वर्ण के अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा, अगर सिक्के चलाने के लिए अलग अलग आपने पढ़ा हुआ, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चांदी के सिक्के, विक्रमादित्य ने, लेख वाले जो हैं वो कहने का मतलब हिंद यवन इंडो ग्रीक जो किंग है उन्होंने, इस तरीके से अलग अलग सिक्कों का प्रचलन हुआ है। वैदिक साहित्य में इसे निष्क, शतमान, हिरण्य, ऐसा अलग अलग नाम दिए गए हैं। और ये जो आपके चांदी के सिक्के हैं वो एक तरीके से बेराट के अंदर प्राप्त हुए हैं। अब आप ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन से आपको एक चीज़ ये भी क्लियर हो रही होगी कि सभी चारों सभ्यताएं आपके, कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता। हम साथ साथ इसकी सिविलाइजेशन की बात करते हैं क्या क्या है। जैसे हम बेराट की बात करते हैं, बेराट आप जानते हैं ये है जयपुर में। दूसरा, अगर हम नदी देखें तो नदी है ये बाणगंगा नदी के किनारे। आप देखेंगे कोई भी सिविलाइजेशन है वो आपको कहीं न कहीं नदी के आसपास ही मिलेगी। कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता मैक्सिमम, वैसे नदी के पास भी नहीं है बट मैक्सिमम आपको चांस मिलेगा रिवर, यानी इसे कहा जाता है रिवर इज़ मदर ऑफ सिविलाइजेशन। दूसरी बात, हम बेराट की बात करें, बाणगंगा। अगर हम बेराट के बारे में और देखें, इसका जो खोज करता था, एक्सकवेशन किया था, वो किया था दयाराम साहनी ने। आपको ये भी याद रखना है। दूसरा, अगर हम बेराट के बारे में देखेंगे तो यहाँ अलग अलग एविडेंस मिले अलग अलग संस्कृतियों के। जैसे आप देखेंगे महाजनपद के अवशेष या महाजनपद के साक्ष्य यहाँ पे मिले, क्योंकि ये जो बेराट है उसे पहले विराट नगर कहा जाता, मत्स्य जनपद की राजधानी। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे बौद्ध युगीन भी आप संस्कृति के अवशेष देख सकते हैं, साक्ष्य, जैसे यहाँ पे बौद्ध मठ वगैरह विहार भी आपको बेराट के अंदर मिले। तीसरा, यहाँ मौर्य युगीन संस्कृति के भी साक्ष्य हैं। यहाँ पे आपको अशोक का अशोक के जो बाबरू शिलालेख है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको पंचमार्क की मुद्राएं भी मिल रही हैं सिल्वर के अंदर। ये जो बेसिकली चीज़ें हैं ये आपके बेराट सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा नाम से ही स्पष्ट है, काली चूड़ियाँ उत्खनन इसके करता है वो है आपके अमलानंद घोष। और ये जो रिवर कालीबंगा है वो एक तरीके से एरिया होता है गग्गर हनुमानगढ़। तो ये जो एरिया है कालीबंगा, इसके अंदर आपने देखा होगा अलंकृत फर्श, अलंकृत ईंटें, जूते हुए खेत, जले हुए चावल के अवशेष, चेस बोर्ड पैटर्न, समकोण प्रकार की सड़कें, ये सब चीज़ें एक तरीके से कालीबंगा है। आपकी बेराट एक तरीके से लोह युगीन है और जो कालीबंगा है वो आपकी कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एरा की सिविलाइजेशन है। अगर हम थर्ड बात करते हैं आहड़ की, आहड़ का आप जानते हैं ये उदयपुर के पास है, आहड़ उदयपुर। और साथ में जो आहड़ का अगर हम देखें इसका जो काल है या टाइम पीरियड है वो है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण इसे या कहें चालकोलिथिक। चालकोलिथिक एरिया के अंदर ये आहड़ सभ्यता है। इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ हैं, औजार हैं, ये सब चीज़ें आपको आहड़ के अंदर, आहड़ सभ्यता के अंदर मिलेगी। साथ साथ भवन के साथ साथ इसके अंदर पत्थरों का निर्माण भी यूज़ हुआ है। ये सब चीज़ें गणेश्वर आप जानते हैं ताम्रवती सभ्यता की जननी। सीकर के अंदर मछली जो है उसको मछली को हथियार इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद तीर बाण तांबे से, आप तीर बाण आपको तांबे का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कांतली नदी है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेसिक हर सभ्यता के बारे में जानना है। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है। दूसरा देखेंगे इसके साथ रिवर कौन सी है, किस नदी के साथ अलोंग ये जो सभ्यता है वो विकसित हुई है। तीसरा देखेंगे स्पेशल फीचर्स। आप कोई भी सभ्यता देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ बेराट सभ्यता ली है तो बेराट एक तरीके से लोह युगीन है।
दूसरा, अगर बैराट के साथ आप सुनारी लेंगे, नोह लेंगे, ये एक्चुअली पूरी तीनों जो आपकी देखेंगे वो आप लोह युगीन है। अगर आप गणेश्वर देखेंगे तो ये ताम्र कॉपर एज है। अगर आप आहड़ देखेंगे ये चालकोलिथिक है, ताम्र पाषाण है। कालीबंगा देखेंगे ये कांस्य युगीन ब्रॉन्ज एरा है। तो इस तरीके से अलग अलग जो सभ्यता है उसके अलग अलग एरा हैं, उनके काल हैं किसके अंदर। साथ में आपको देखना है इसका एक्सकेवेशन यानी खनन किसने किया, खोजकर्ता कौन। इससे कालीबंगा का है अमलादन घोष। फिर आप यहाँ देखेंगे बैराट के अंदर दयाराम साहनी, आहड़ के अंदर देखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास। ऐसे अलग अलग यहाँ पे जो खोज करता है वहाँ है। और उसके बाद इनकी आती है स्पेशल फीचर्स। जैसे बैराट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये महाभारत कालीन भी है, पांडवों ने अज्ञातवास किया। महाजनपद के भी साक्ष्य हैं यहाँ पे। विराटनगर इसकी प्राचीन राजधानी थी मत्स्य जनपद की। उसके बाद आप देखेंगे मौर्य युगीन भी है, अशोक के बाबरू शिलालेख। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मौर्य युग के बाद आप यहाँ पंचमार्क की जो सिक्के वगैरह ये चीज़ें मिली हैं। ये सब चीज़ें भीम डुंगरी, बीजक की डुंगरी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, ये चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। आहड़ के बारे में आपको जानकारी है कि यहाँ पे से कॉपर आपको यहाँ ज़्यादा मिलेगा, कॉपर गलाने की भट्टियाँ। उसके बाद इसके अंदर कॉपर के जो आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, वो आपको यहाँ मिलेंगे। ये एक बेसिक चीज़ें आपको हर सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी सिविलाइजेशन है, गिलुंड है, बालाथल है, उसके बाद नोह, सुनारी है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग हैं। आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। तो राइट आंसर चांदी के मुद्रा वाला है इसके अंदर बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। द फर्स्ट प्रतिहार रूलर हु एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, वो कौन सा है आपको पता लगाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है राजस्थान के संदर्भ के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है जिसे कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। आपने पढ़ा होगा राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, ये ट्रूली बेस्ड राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन है। तो गुर्जर प्रतिहार में से आपको उस राजा को आइडेंटिफाई करना है, उस किंग रूलर को आइडेंटिफाई करना है जिसने टाइटल लिया था, एज्यूम किया था परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। बेसिकली आपको चीज़ें याद रखनी है कि एंशंट इंडिया के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर आप जितने भी राजा देखेंगे वो कोई भी बैटल या कोई भी युद्ध अगर जीतते थे तो कुछ न कुछ उपाधि धारण करते थे, टाइटल लेते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा वातापी कौंड, गंगे कौंड, उसके बाद ये है परम भट्टारक महाराजाधिराज। फिर आपने हमीर के बारे में पढ़ा होगा, विषम घाटी पंचानन। ऐसे अलग अलग टाइटल्स हैं। एक तो टाइटल धारण करते थे या कोई उपाधि लेते या कोई किलों का निर्माण बना देते। जैसे नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाया। ऐसे अलग अलग विजय के उपलक्ष्य में भी ये जो शासक थे, स्थानीय शासक, वो दुर्गों का निर्माण या उपाधि ग्रहण करते थे। इसी संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज ये किसने यहाँ पे धारण की थी। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट और मिहिर भोज। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको राइट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर देना है, नागभट्ट सेकंड, और इसका राइट आंसर भी नागभट्ट सेकंड है, परम भट्टारक महाराजाधिराज। अगर हम थोड़ा गुर्जर प्रदेश की ओर बात करें, गुर्जर प्रतिहार की बात करें, तो आप इस मैप को समझिए। मैप शोइंग किंगडम ऑफ गुर्जर प्रतिहार, पालाज एंड राष्ट्रकूट। एक्चुअली ये जो गुर्जर प्रतिहार वाला रीजन है वो आपने यहाँ देखा होगा उत्तरी भारत के इस क्षेत्र में। जब ये गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र था तो साथ साथ यहाँ पे आपने ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट भी देखा होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। यहाँ पे एक तो थे गुर्जर प्रतिहार, साउथ के अंदर थे डेक्कन के अंदर राष्ट्रकूट, और यहाँ पे ईस्टर्न बंगाल की जगह, बंगाल वाली जगह पे पाल, जो पाल वंश है, राष्ट्रकूट है और गुर्जर प्रतिहार के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष था। और ये किसको लेके था? ये था कन्नौज को लेके। अगर हम थोड़ा सा और इसकी डिटेल में चलते हैं, जो गुर्जर प्रतिहार है वो बेसिकली अपने स्वयं को, खुद को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, क्योंकि लक्ष्मण के ये द्वारपाल, क्योंकि लक्ष्मण द्वारपाल थे राम के। प्रतिहार मतलब द्वारपाल,
तो एक तरीके से खुद को स्वयं को लक्ष्मण का अवतार मानते थे और ये एक तरीके से 6ठी से 10वीं सदी 6 to 10th सेंचुरी तक जो अरब इन्वेजन है, अरब आक्रमणकारी हैं, उनसे भारत की रक्षा की है। आपने देखा होगा जो अरब इन्वेडर यहाँ इस रेंज से आते थे, सिंध वगैरह आपने देखा होगा, मुल्तान सिंध, इस वाले जगह से अरब्स आते थे, अरब्स ऑफ मुल्तान, उससे रक्षा करने के लिए जो गुर्जर प्रतिहार है एक तरीके से प्रतिहार द्वारपाल की तरह यहाँ पे भारत की रक्षा की है 6 to 10th सेंचुरी। इसी कारण ये जो प्रदेश है उसे गुर्जरात्रा प्रदेश भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो संघर्ष है गुर्जर प्रतिहार का क्या संघर्ष है। अगर हम संघर्ष की या कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो ये जो एरिया है ये तो यहाँ पे रहते हैं गुर्जर, यहाँ पे राष्ट्रकूट और पाल। ये गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में, दक्षिण के अंदर जो दक्षिण पठार है, डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पे राष्ट्रकूट हैं। और हमारा जो ईस्टर्न वाला एरिया है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पाल हैं, बंगाल के धर्मपाल, विजयपाल, ये जो पाल हैं वो यहाँ पे पूर्वी भारत के अंदर हैं। तो इनके बीच में कन्नौज को लेके यहाँ पे संघर्ष चला है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कन्नौज को लेकर ही क्यों कन्नौज को लेकर यहाँ संघर्ष हुआ। तो हम जानते हैं कन्नौज इज फर्टाइल लैंड in northern area and Harshvardhan ruled this area profoundly. But after Harshvardhan, his successor cannot control this area, and then this Kannauj become focal point between गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। यानी कहने का मतलब ये है जो कन्नौज का एरिया है एक तरीके से फर्टाइल लैंड है, या इसे कहा जाता है उर्वरा शक्ति से युक्त भूमि है यहाँ पे। दूसरा एक सेंटर पॉइंट की तरह भी काम करता है। जब तक हर्षवर्धन का यहाँ पे शासन था तब तक सब सिचुएशन कंट्रोल में थी। आफ्टर हर्षवर्धन यहाँ पे जो उसके सक्सेसर आगे जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर साबित हुए और धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है ये फोकल पॉइंट या केंद्र बिंदु बना गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट और यहाँ बंगाल के पाल वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष का ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके से ये यहाँ गुर्जर प्रतिहार का संघर्ष है। अब यहाँ पे देखते हैं हम किस तरीके से इस वंश की स्थापना हुई, किस तरीके से इसकी सीरीज चली किंग की। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। दूसरा यहाँ पे जो फर्स्ट शासक आते हैं वो हैं नागभट्ट फर्स्ट। ये जो नागभट्ट फर्स्ट है इन्होंने मलेच्छों से इस क्षेत्र को बचाया। मलेच्छ मतलब कहलाते थे जो सिंध पर आक्रमण करने वाले अरब जो यहाँ इन्वेडर्स थे, अरब आक्रमणकारी, इसे मलेच्छ कहा गया है। तो ये जो नागभट्ट फर्स्ट यहाँ के रूलर थे इन्होंने मलेच्छों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी, अरब आक्रमण से। एक तो नागभट्ट फर्स्ट के बारे में ये पॉइंट है। दूसरा इस नागभट्ट फर्स्ट ने जो आपके भिनमाल जालोर के अंदर है वहाँ पे या राजधानी बनाई थी, कैपिटल की थी भिनमाल के अंदर। सेकंड नागभट्ट फर्स्ट के बाद आते हैं वत्सराज। वत्सराज आते हैं। वैसे वत्सराज से पहले नागभट्ट के 2 बेटे होते हैं, कुक्कुक और देवराज, बट ये इतने इंपॉर्टेंट साबित नहीं होते। और देवराज का जो सन होता है वत्सराज वो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे प्रतापी शासक बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वत्सराज है। इसी वत्सराज के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट तो ये फैक्ट है। सेकंड फैक्ट है वत्सराज ने उपाधि धारण की थी रणहस्तिन। रणहस्तिन उपाधि धारण की थी वत्सराज ने। दूसरा इसी वत्सराज के समय में यहाँ के जो दरबारी कवि या कोर्ट पोएट थे उसका नाम था उद्योतन सूरी कुलेमाला। आपने कुलेमाला पढ़ी होगी उद्योतन सूरी की, वो यहाँ पे दरबारी कवि या लेखक थे इसी वत्सराज के समय। और इस वत्सराज ने क्या किया, जो कन्नौज के शासक इंद्रायुध है उसको हराया। क्योंकि वत्सराज यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कन्नौज में राजा थे इंद्रायुध और चक्रायुध, जिसमें वत्सराज ने इंद्रायुध को डिफीट किया और स्वयं राष्ट्रकूट के ध्रुव हैं, ध्रुव से खुद डिफीट हुए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, जब वत्सराज शासक बने तो यहाँ से इन्होंने कन्नौज की ओर कॉन्सेंट्रेट किया कि इसको कैसे भी जीता जाए। जब कन्नौज के शासक इंद्रायुध थे, इस इंद्रायुध को वत्सराज ने हरा दिया, डिफीट कर दिया। पर यहाँ पे राष्ट्रकूट भी चल रहे थे, इस तरफ पाल भी चल रहे थे। इन सब के बीच में एक तरीके से ये बैटल फील्ड था। तो यहाँ पे जो राष्ट्रकूट के ध्रुव, आपने नाम सुना होगा ध्रुव, इस ध्रुव ने इस वत्सराज को हरा दिया। ये एक स्टोरी है वत्सराज की फैक्ट के साथ। दूसरी वत्सराज के बाद हम बात करते हैं, वत्सराज के बाद आपके दूसरे आते हैं नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड।
ये जो नागभट्ट सेकंड है, इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था इस नागभट्ट द्वितीय ने। ये जो कन्नौज है इसको राजधानी बनाई नागभट्ट द्वितीय ने, बट ये कन्नौज के जो वहाँ के शासक थे चक्रायुध, इस चक्रायुध को नागभट्ट द्वितीय ने डिफीट किया और हरा दिया। और साथ में जो राष्ट्रकूट के गोविंद तृतीय, यहाँ पे और राजा हैं गोविंद तृतीय, ये कुल मिला के आपस में लड़ाई है कौन किसको हरा रहा है, कौन किससे हार रहा है। ये जो गोविंद थर्ड है, इन्होंने इस नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया। इन नागभट्ट द्वितीय ने किसको हराया, कन्नौज के शासक चक्रायुध को, और स्वयं किससे हारे, गोविंद तृतीय से। नागभट्ट द्वितीय के बाद आप बात करते हैं मिहिर भोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेगमेंट में। ये जो मिहिर भोज है, कहा जाता है कि मतलब नागभट्ट द्वितीय इस तरीके से हार गए थे कि इन्होंने गंगा में भी डूब के खुद को समाप्त कर लिया था। अब यहाँ बात करते हैं मिहिर भोज। तो मिहिर भोज है आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी। ये जो मिहिर भोज थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने आदि वराह और प्रभास नामक दो अलग अलग यहाँ पे उपाधि धारण की थी, आदि वराह और प्रभास। और आप ये भी जानते हैं कि इस मिहिर भोज के समय में अरब यहाँ पे यात्री आया था सुलेमान। ये शब्द, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सुलेमान किसके समय में आए थे, तो आपको याद रखना है मिहिर भोज के समय में। यही मिहिर भोज वैष्णव धर्म के यहाँ पे अनुयायी रहे हैं। दूसरा, इसे प्रभास, आदिवरा अलग अलग उपाधियाँ भी हैं। दूसरा, आप बात करें मिहिर भोज के बाद, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे अलग इसके बाद सीरीज़ में आते हैं वो हैं महेंद्रपाल फर्स्ट। अब महेंद्रपाल फर्स्ट बाद में आते हैं। महेंद्रपाल फर्स्ट का मतलब है कि जब मिहिर भोज तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं और अपना पूरा कार्यभार महेंद्रपाल फर्स्ट के सौंप देते हैं, और यही महेंद्रपाल है वो निर्भय नरेश, या इसे कहा गया है रघुकुल चूड़ामणि। किसने कहा है, राजशेखर ने। राजशेखर इस महेंद्रपाल फर्स्ट के यहाँ पे दरबारी कवि थे जिन्होंने काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, ये बाल रामायण, ऐसे अलग अलग काव्य लिखे हैं। दूसरा आता है महेंद्रपाल के बाद इनका सन बनता है महिपाल फर्स्ट। इस महिपाल फर्स्ट को कहा गया है रघुकुल मुक्तामणि, ये भी राजशेखर ने कहा है। उसके बाद आपके और इसके अंदर सीरीज के अंदर आते हैं राजपाल, और राजपाल के बाद लास्ट में आता है यशपाल। यशपाल एक तरीके से अंतिम एक गुर्जर प्रतिहार शासक रहता है, फिर से नरेश चंद्र गढ़वाल वगैरह इनको जीत के इस पूरे सिस्टम को, डिस्प्यूट को ही ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से राजवंश का अंत होता है। तो आपको समझ में आ गया बेसिक गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष है, और ये संघर्ष आपके कन्नौज को लेकर है, जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे राजा हुए। हरिश्चंद्र ने इस वंश की स्थापना की, और यहाँ पे आपने नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद महेंद्रपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट, उसके बाद आप मिहिर भोज। ये पूरी सीरीज़ है, आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? विच ऑफ फॉलोइंग राजपूत मनसबदार वाज गिवन द टाइटल ऑफ फर्जंद बाय अकबर? अकबर ने उपाधियाँ दी हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि मिर्जा राजा जय सिंह, ये जो उपाधियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे है ये फर्जंद, एक कहा जाता है मिर्जा राजा, फिर आपने देखा होगा सवाई जय सिंह, आपने नाम सुना होगा। ये अलग अलग, जैसे बीकानेर के अंदर जांगलधर की उपाधि दी थी कर्ण सिंह को। ऐसे अलग अलग उपाधियाँ दी जाती हैं। ये उपाधियाँ क्यों दी जाती हैं? या तो वो उस रूलर या किंग के बहुत नज़दीक हो, यानी काफ़ी विश्वास पात्र हो, उस राजा का या उस सम्राट का या सुल्तान का, इसलिए एक तो उपाधि दी जाती है। या फिर उपाधि उनके कोई न कोई स्पेशल स्किल के कारण, जैसे सवाई जय सिंह, सवाई औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी। ये काफ़ी बोलने में काफ़ी टॉकेटिव थे, वाक चातुर्य था। मिर्जा जय सिंह है। फर्जन का मतलब होता है बेटा, और ये अकबर ने इसको किसको दी है? मानसिंह को। मानसिंह को उपाधि थी फर्जन, और मानसिंह आप जानते ही हैं एक तरीके से नवरत्न थे ये अकबर के दरबार के अंदर। उसके बाद आप जान सकते हैं कि ये काफ़ी मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे यहाँ पे अकबर के कोर्ट में, और हल्दी घाटी के जो चीफ कमांडर भी यही रहे, सेनापति हल्दी घाटी युद्ध में। ये एक तरीके से मानसिंह के बारे में, जिसे फर्जन की उपाधि दी थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ किस जिले में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इन रेफरेंस टू ट्राइबल मूवमेंट्स। इन विच डिस्ट्रिक्ट इन द मानगढ़ द फेमस प्लेस नॉन एज जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान लोकेटेड इन? उदयपुर, बांसवाड़ा,
बीकानेर, जोधपुर। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि ये है इसका आंसर बांसवाड़ा के अंदर। अब यहाँ देखिए जलियांवाला बाग, और जलियांवाला आप जानते ही हैं 13 अप्रैल 1990 पंजाब के अंदर ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसी की तर्ज पर इस राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर एक जगह आती है मानगढ़ धाम। इस मानगढ़ धाम को भी राजस्थान का जलियांवाला बाग की संज्ञा दी है। जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी की तरह यहाँ की संज्ञा दी है बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को। अब ये मानगढ़ धाम है एक तरीके से इन बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात बॉर्डर पे है, जिसका मैक्सिमम पार्ट राजस्थान के अंदर और बहुत कम पार्ट गुजरात के अंदर आता है। दूसरी बात, ये मानगढ़ धाम के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे हत्याकांड या जलियांवाला बाग के बीच में समानताएं। तो समानताएं क्या हैं वो आप समझिए कि ये जो ये मानगढ़ धाम है या राजस्थान का ये जो जलियांवाला बाग की स्थिति है, ये आई थी कि यहाँ पे जो गोविंदगिरी थे, जो रूलर थे, उनके नेतृत्व के अंदर यहाँ पे चला था भगत आंदोलन। आपने पढ़ा होगा गोविंद गुरु के नेतृत्व में भगत आंदोलन चला था। दिस प्लेस लोकेटेड इन बांसवाड़ा इन 1913 अंडर लीडरशिप ऑफ गोविंद गुरु। यहाँ पे लगभग 1500 ऑफ भील ट्राइबल्स मार्टर इन दिस लोकेशन मानगढ़। यहाँ पे गोविंदगिरी, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, गोविंद गुरु या गोविंदगिरी, गोविंद गुरु थे जिनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के जो बेटसा गांव है या बांसिया गांव है वहाँ पे। अब ये जो गोविंद गुरु हैं, इन्होंने एक तरीके से आंदोलन चलाया था जिसका नाम है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। आप टाइमलाइन समझना किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे घटित हुई। तो गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन चलाया था। प्रश्न है कि भगत आंदोलन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने एक वर्ड सुना होगा संप सभा। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि संप सभा कब आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर है 1883। अभी जो संप सभा का आयोजन हुआ था 1883 में, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 के अंदर मानगढ़ की पहाड़ी पे। अब संप सभा का मतलब क्या होता है? संप का शब्द का मतलब समझिए। संप का मतलब होता है भाईचारा, एकजुटता, उसके बाद यहाँ पे संगठन, ये जो चीज़ें होती संप का। और यहाँ पे गोविंद गुरु ने क्या किया, जो भीलों के अंदर भील जनजाति है उसको जन जागरण के लिए, अवेयरनेस के लिए, एक सही मार्ग पर चलने के लिए एक तरीके से भगत आंदोलन का यहाँ पे शुरुआत की थी कि जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो मांस मदिरा ना खाएं। उसके बाद आप मांस मदिरा के प्रयोग के अलावा यहाँ पे देखेंगे रोज स्नान वगैरह करें। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आपका जो राजस्व का जो टोटली शराब पर डिपेंड करता है उसको कम करना, सामाजिक कुरीति को कम करना, संगठित करना, इसके लिए यहाँ पे भगत आंदोलन का यहाँ स्टार्ट किया था गोविंद गुरु ने। इसका बेसिकली मीनिंग था सामाजिक सुधार। इस पूरे आंदोलन का बेसिक मीनिंग था कि इस तरीके से सोशल रिफॉर्म किया जाए आदिवासी कम्युनिटी के अंदर, भील कम्युनिटी के अंदर, कि जो भी बेगार की प्रथा है, मांस मदिरा का प्रयोग है, उसके बाद स्वच्छ रहना, दूसरी जो भी नारकोटिक्स चीज़ें हैं उसको यूज़ नहीं करना, ये सब चीज़ें के लिए भगत आंदोलन किया था विच ट्रूली बेस्ड ऑन सोशल रिफॉर्म। बट होता क्या है यहाँ पे, ये जो गोविंद गुरु के नेतृत्व में इस मानगढ़ धाम पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा से रोज कोई न कोई यज्ञ वगैरह चलते थे। यहाँ पे हमेशा भील लोग हैं, जो जाति के लोग हैं, वो सभी जन समुदाय यहाँ पर एकत्रित होते थे। बट यहाँ की जो देशी रियासतें थी, यहाँ पे आपने कुशलगढ़ है, मानगढ़ है, इसके आसपास की जो देशी रियासत थी अहमदाबाद वगैरह की, वहाँ के राजाओं को ऐसा लगा कि ये जो स्टेट है, ये जो भील जनजाति है, वो इस तरीके से यहाँ पे संगठन कर रही है और इनका उद्देश्य है फ्री स्टेट का मांग करना, यानी आदिवासी राज्य को घोषित करने की मांग के लिए ये लोग यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं। बल्कि ये सम्मिलित इसलिए हो रहे थे कि गोविंद गुरु इन्हें आदर्शवादी बनाना चाहते थे, इनकी समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, इनको सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पे इस भगत आंदोलन का शुरुआत किया था। क्योंकि इसके जो शिष्य होते थे भगत कहलाते थे और ये पूरा मूवमेंट होता था भगत आंदोलन, और ये किया था गोविंद गुरु ने। संप सभा का मतलब मैंने आपको बता दिया, सभा का आयोजन होता था। संप का मतलब यही है कि एकजुटता, भाईचारा, संगठन से मिलकर समाज के अंदर सुधार लाए, बेसिक ये मीनिंग था। बट देशी रियासतों ने, ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट है, उसको ये मैसेज किया कि जो भील जनजाति के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि फ्री स्टेट की मांग करना, अलग भील राज्य की मांग करना। तो जिस कारण यहाँ पे 1913 के अंदर यहाँ पे क्या हुआ कि जो अंग्रेजी शासक हैं
मेजर शेल्टन, मेजर हैमिल्टन के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे फायरिंग की गई और 1500 से ज़्यादा यहाँ पे मार्टिर हुए, शहीद हुए भील जनजाति के लोग। इसके बाद 1999 में गहलोत सरकार ने यहाँ पे स्मारक का निर्माण किया, मानगढ़ स्मारक का। इस तरीके से पूरी स्टोरी यहाँ पे आती है, गोविंद गुरु, संप सभा, भगत आंदोलन और आपका ये पूरा मानगढ़ धाम। आपको याद रखना है मानगढ़ के बारे में। और बाद में गोविंद गुरु को इसके अंदर फांसी की सज़ा हुई, फिर से आजीवन कारावास में बदला, फिर बाद में इनको रिलीज़ कर दिया गया और जालोद में इनकी वहाँ पे समाधि है गुजरात के। एक तरीके से ये जलियांवाला बाग की कहानी है जो बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ के रूप में भी ये है, जिसका समानता या इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है पंजाब की जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समकक्ष में। और इसकी डेट है 17 नवंबर 1913। और आपने पंजाब वाले जलियांवाला बाग की आपने पढ़ी होगी 13 अप्रैल 1990। जो उससे 6 साल पहले भी ये चीज़ें यहाँ पे हैं। खैर इतिहास के पन्नों पर इसे जगह नहीं मिली, बट अब सब लोग इसे जानते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़ धाम। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा ये जो BCTU का पैटर्न है, ये फॉर्मेट है, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जैसे राजस्थान के फोर्ट पढ़े, राजस्थान की रिवर्स पढ़ी, नदियाँ पढ़ी। उसके साथ साथ हमने राजस्थान की जो हिस्ट्री से संबंधित अलग अलग हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं, इतिहास के स्रोत हैं, जैसे हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा। जैसे आपने सिक्के भी अलग अलग देखे होंगे, स्वरूप शाही जैसे उदयपुर के अंदर चले, सालिम शाही प्रतापगढ़ के अंदर हैं, जहाड़ शाही जयपुर के सिक्के हैं, ऐसे अलग अलग चेहरे शाही बूंदी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिक्के हैं जिसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। साथ ही हमने यहाँ पे दुर्ग और दुर्ग किस नदियों के संगम पर हैं और नदियाँ किस तरीके से कहाँ बहती हैं, क्या फ्लो है, क्या ड्रेनेज पैटर्न है, अरेबियन सी में कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी, इनलैंड कौन सी हैं, अंतर्वर्ती नदियाँ कौन सी है, इसके बारे में भी यहाँ पे समझा। और लास्ट में हम राजस्थान के जो मानगढ़ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसके बारे में भी यहाँ डिटेल में एनालिसिस किया। एक तरीके से ये हमारा BCTU फॉर्मेट का ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसके आगे और फॉरवर्ड करेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आपका जो ये जो नॉन टेक को पढ़ने का तरीका रहेगा, उसके बारे में भी आपकी एक क्लास और होगी जो आपके एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। सो स्टे ट्यून विद अस। हम फिर से इसको कल कंप्लीट करेंगे, सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन।